हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। सो इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए 2014 से 24 से लेकर 2015 तक के पेपर्स को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 2014 के पेपर्स को कवर करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी सारी वीडियोस के लिए जो है उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप चैनल विजिट करके हमारे बाकी इनिशिएटिव्स को भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं हम लोग मंथली बेसिस पे। देन यूपीएससी के मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। बाकी आप चैनल विजिट करके पूरा देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ईयर वाइज के साथ साथ जो है टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी आइडिया लगता रहे कि एक साल में मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आया है। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर? ठीक है, किसने किया था? रुद्रदमन। ठीक है, शक रूलर था ये। ठीक, और ये जो रिपेयर इसने किया था, ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। और ये बनवाया किसने था? बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था गुजरात का, उसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त। ठीक है, तो ये गवर्नर था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, किसका गवर्नर है ये? चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज? ठीक है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद कर लीजिए। 81 एडी इसमें मेंशन है, तो बस है। सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज का इंस्क्रिप्शन का कनिष्क का क्या है? 81 एडी। ठीक है। अच्छा, और राष्ट्रीय शक जो कैलेंडर है वो कब से शुरू होता है? वो 78 एडी से शुरू होता है। ठीक है। और ये विक्रम संवत है आपका, ठीक है, वो 58 बीसी से शुरू होता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। और बाकी जो बुद्धिज्म के 3 स्कूल ऑफ आर्ट हैं, जैसे ग्रीको रोमन, ये आपका गांधार आर्ट है। ठीक है, गांधार है, देन मथुरा है, देन अमरावती है। तो अमरावती तो सातवाहनों का था, बाकी गांधार और मथुरा किसने शुरू किया था? ये कुषाणों ने शुरू किया था। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? ठीक है, तो रावी नदी जो है वो उनके बीच में बाउंड्री हुआ करती थी, खिलजी और मंगोलों के बीच में। ठीक। और मंगोलों ने पहला इन्वेजन कब किया था? वो इल्तुतमिश के टाइम पे किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फर्स्ट इन्वेजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के बाद जो है बहुत बाद में ये आए थे आपके घियासुद्दीन तुगलक वगैरह। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक जो है वो इनके कमांडर थे खिलजी के समय पे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के कमांडर थे, तो उन्होंने बहुत बार मंगोलों को हराया भी था। ठीक। अच्छा, ये भी देखिए, बैटल ऑफ टैनकिंग जो हुआ था वो ऋग्वेद में इसी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी को जो है वो वेदों में क्या बोला गया है? परुष्णी बोला गया है। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु वर कॉल्ड दस्तार बंधन? दस्तार बंधन भाई उलेमा को बोलते थे। ठीक है, उलेमा को, अब ये भी टर्म है, इसको भी याद कर लीजिए, उलेमा को बोलते थे दस्तार बंधन। फिर हु वर द हुज डिसाइपल वाज द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। ठीक, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। और उसके बाद जो है, ये देखिए, ये चिश्ती सिलसिला में 16 लिंक थे, इनके सक्सेसर कौन थे? शरीफ जरदारी और मास्टर ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये किसके समय के थे? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी आ गया। मैंने बार बार पेपर में ये बोला है, इसका पेपर एनालिसिस करते समय, कि अगर इनको एक टॉपिक पे मिल जाता है कि एक क्वेश्चन बनाया, तो उसी का फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब उसी का जो है फॉलो अप क्वेश्चन उसी टॉपिक को बना देते हैं। तो देखिए, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे कौन थे? आमिर खुसरो। और ये किसके समय थे मोइनुद्दीन चिश्ती? ये घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक के समय थे। सॉरी, वो निजामुद्दीन औलिया थे। आई एम रियली सॉरी, वो मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, वो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो है वो आपके गयासुद्दीन तुगलक के समय थे, और ये दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में जो अब आज के समय निजामुद्दीन वाला एरिया है, वहीं पे इनकी मजार भी स्थित है। और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को एक श्राप भी दिया था कि आप दिल्ली से बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वापस नहीं आ पाएंगे कभी। ठीक है, और वैसा ही हुआ था, जैसे ही वापस आए थे तो वहां पे जो स्टेज पे चढ़ते हुए गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे, और इन्हीं को कहते थे महबूबे इलाही। महबूबे इलाही। और चिरागे दहलवी भी बोलते थे इनको। चिरागे दहलवी मतलब दिल्ली का चिराग। ठीक है, तो ये भी इनका नाम है, शेख निजामुद्दीन औलिया का। अगला क्वेश्चन भी उसी पे आ गया। विच सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूब इलाही? किसको बोलते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कौन है? इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार।
बनाया गया था, ठीक है, कुतुब मीनार। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अगर ये कंफ्यूजन आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे बनाया था, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनवाया था। फिर उसके बाद अकबरनामा, देखिए अकबरनामा जो है, अबुल फजल ने बुक लिखी थी, जो एनी अकबरी, एनी अकबरी, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम में था, ठीक है। उसमें से एक वॉल्यूम था अकबरनामा, ये अबुल फजल ने लिखी थी। और इसको कंप्लीट करने में जो है, सॉरी, ये एनी अकबरी 3 वॉल्यूम में थी, और उसमें से एक वॉल्यूम था अकबरनामा, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था आपका हिस्ट्री ऑफ अकबर्स फोर फादर्स फ्रॉम तैमूर टू हुमायूं एंड अकबर्स रीन टिल 1602, ठीक है। तैमूर कौन है? तैमूर वही है जिसने 1398 में दिल्ली पर अटैक किया था और दिल्ली को लूटा था, ठीक है। तो इसे 7 साल लगे थे अकबरनामा को कंपाइल करने में। देन क्वेश्चन नंबर 8, टू whom औरंगजेब bestowed upon the title of सहीबत उस जमानी, ठीक है। किसको दिया था सहीबत उस जमानी? देखिए, अम, शाहजहां और मुमताज महल की टोटल 14 बच्चे थे, जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें से 4 तो ये लोग थे मेन, आपके दारा शिको, दारा, ठीक है, फिर शाह सूजा, फिर मुराद बख्श, ठीक है, और एक औरंगजेब। उसके अलावा 2 बेटियां थी, इनकी बड़ी बहन, एक जहां आरा, एक रोशन आरा, ठीक है। तो जहांरा रोशनरा दोनों हैं। तो जब शाहजहां को कैद किया था ये औरंगजेब ने अपने एक किले के अंदर, ठीक है, वो जो अ, आगरा किला है उसके अंदर कैद किया था, तो जहां आरा रोशन आरा इन दोनों ने उनकी देखभाल करी थी, ठीक है। तो इसी से खुश होके सहीबत उस जमानी नाम का टाइटल दिया था किसको? जहां आरा को, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये मेरे को मिल गया था कि 71st बीपीएससी में पूछा हुआ था ना कि यंग इंडिया के फाउंडर कौन थे, तो वो तो गांधी जी थे, लेकिन न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, इसके फाउंडर कौन? एनी बेसेंट थी। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन थे? एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो पुलिस रिफॉर्म कमीशन भी लगाया गया था कर्जन के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी एक इस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अनाउंस कब हुआ था ये? 19 जुलाई, 16 जुलाई के आसपास, और 16 अक्टूबर को जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और इसी के रेस्पॉन्स में 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और 7 अगस्त किसके लिए क्या मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे। देन देखिए, ये हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जनरल इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन के फाउंडर कौन थे? वो तो गांधी जी थे, लेकिन फर्स्ट एडिटर कौन थे? मनसुख लाल नजर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ठीक है, फिर हरिजन हो गया, नाम से चलाते थे। एक और था उनका, वो कौन सा था? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट एच डब्ल्यू नेविंसन, ठीक है, ये किसके दौरान थे? एच डब्ल्यू नेविंसन, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो कवर किया था। स्वदेशी मूवमेंट जैसा बताया, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था, कब? 7 अगस्त को, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ किसके समय था? अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रक्षाबंधन दिवस क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए था रक्षाबंधन दिवस। और हिंदूज एंड मुस्लिम एक दूसरे के ऊपर नॉट, मतलब राखी टाई कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए था। और इसी दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, इसी दौरान टैगोर जी ने लिखा था अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, अमर सोनार बांग्ला, जो कि बाद में किसका, बांग्लादेश का जो है नेशनल एंथम भी बना, और अभी उसको चेंज कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नारोजी, ठीक है। दादा भाई नारोजी, जैसे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये लिखी थी। फिर ये फर्स्ट फर्स्ट इंडियन थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में जिनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था, ये भी है। 1892 में जो है ये लेबर पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे। फिर इन्होंने एक गुजराती जर्नल भी चलाया था, राष्ट्र गुफ्तार के नाम से। फिर ये 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आईएनसी के, ठीक है। कब कब? एक 1886 में सेकंड नंबर पे कलकत्ता, फिर एक 1893, और एक 1906, 1906 में भी कलकत्ता सेशन में। और ये 1906 वही सेशन है जहाँ पे स्वदेशी स्वराज को जो है पहली बार अपना मोटो बनाया था कांग्रेस ने, ठीक। तो यही गलत है, ये क्या, 3 बार रहे हैं, 4 टाइम्स नहीं रहे, ठीक।
और अच्छा 1893 वाला लाहौर में हुआ था। लाहौर में एक और सेशन हुआ था 1929, बहुत फेमस है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था 1929 में लाहौर सेशन में। देन 13 क्वेश्चन अगेन देखिए आगे, ये स्वराज जो है कब पहली बार किया गया था, अगेन उसी में कलकत्ता सेशन 1906 में। ठीक है, अच्छा 1905 में बनारस में कौन थे, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। फिर 1916 में जो है लखनऊ सेशन में जो है दोनों मिले थे। ठीक है, उसको किसने प्रिसाइड किया था, अंबिका चरण मजुमदार ने। और सूरत सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है। ठीक है, रास बिहारी बोस कौन थे, जिन्होंने हार्डिंज पे बॉम्ब फेंका था 1912 में, जो 71st बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। और रास बिहारी घोष कौन थे, जो सूरत सेशन को प्रिसाइड किया था इन्होंने। और 1916 को किसने किया था, अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। ठीक। और 1916 में क्या था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तो मिले साथ में, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी रियूनियन हुआ, मतलब कांग्रेस ऑफ टू रियूनियन बोला जाता है 1916 वाले सेशन को। फिर 14 द लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बाल गंगाधर तिलक ने अटेंड किया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। और कांग्रेस का सेशन जो है वो जनरली दिसंबर में होता था, तो ऑब्वियसली 1919 वाला करेंगे। ठीक है, तो 1919 में अमृतसर सेशन हुआ था, उसको जो है उन्होंने अटेंड किया था, प्रिसाइड नहीं अटेंड किया था। ठीक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 1919 में जो है वो कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट था। ठीक है, कौन था, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक। बाकी कलकत्ता में देख लिया हम लोगों ने, कलकत्ता। और ये 1917 में जो है वो कौन थी, 1917 में एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फर्स्ट इंडियन वुमेन 1925 कानपुर में कौन थी, सरोजिनी नायडू। देन 15 क्या है, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज एंट्रस्टेड टू, किसको दिया था, गांधी जी को दिया गया था वो। और एक और कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी, जो जलियांवाला बाग मैसेकर को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, हंटर कमेटी दो हैं, एक 1919 में जलियांवाला बाग के लिए था, और एक 1882 में, मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग लोग थे। 1882 में एजुकेशन के लिए था ये। ठीक। देन ये ब्रिगेडियर जनरल जो थे डायर, ठीक है, उन्होंने गोलियां चलवाई थी। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब गवर्नर थे पंजाब के, कौन थे, वो थे माइकल ओडवायर। तो माइकल ओडवायर को जो है उधम सिंह ने मारा था 1940 में लंदन में, और उसके बाद 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग में किसके अरेस्ट का विरोध कर रहे थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। फिर 16 क्या है, अलोंग विद द महात्मा गांधी हु अमंग्स द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने उठाई थी, ये शौकत अली थे। ठीक है, गांधी जी के साथ शौकत अली। फिर 17 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, हिंदू स्वराज जरूर पढ़िएगा, हिंदू स्वराज बहुत अच्छी बुक है, और बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत पतली बुक है। ठीक है, उस बुक में जो है इन्होंने, गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टेराइल और प्रोस्टिट्यूट बोला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, जैसे हिंदू स्वराज है, फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम कोड बिलो। ठीक है, डिमाइस ऑफ बाल गंगाधर तिलक अभी देखा था हम लोगों ने, 1 अगस्त। ठीक है, 1920। पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट ये 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑब्वियसली जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो इसी के रिस्पॉन्स में हुआ था। ठीक है, मतलब इसी के रिस्पॉन्स में नहीं, पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में आए थे लोग, तो उसी में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो इसी इसके बाद तो ये आएगा। फिर ये अप्रैल में हुआ था ये 1919 में। और अमृतसर सेशन, ठीक है, वो दिसंबर में होता था। तो अगर इसको अरेंज करना हो तो 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 करेक्ट करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए 21 मार्च को ये पास किया गया था। जनरल बाग मैसेकर अप्रैल में हुआ था, और जो एनुअल सेशन हुआ था वो दिसंबर 1919 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनका इनका डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो लॉन्च किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 19, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माय इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, ये मैक्स मूलर थे। तो इनको 1897 में जो है वो एक बार एंटी नेशनल, मतलब देशद्रोह के लिए जो है गिरफ्तार किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उसमें पूना में जो प्लेग आया था। ठीक है, तो दो कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर रैंड और एमरेस्ट। ठीक है, इन दोनों ने जो गलत रिपोर्ट दे दी थी, तो उसके रिस्पॉन्स में चापेकर ब्रदर्स ने जो है वो उनकी हत्या कर दी थी।
बट चापेकर ब्रदर्स ने जब इनकी हत्या करी, ये रैंड और एमरेस्ट की, तो उसके लिए तो उनको फांसी दे दी गई। लेकिन इन्होंने अपनी जो वो थी न्यूज़पेपर था, ठीक है, उसमें अगले दिन छापा गीता को कोट करते हुए, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया, ये सिर्फ गीता को कोट करते हुए कि अपराधी को मारना कोई अपराध नहीं है, ठीक है, ये कोट करते हुए डाला उन्होंने। इसी के रेस्पॉन्स में इनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा चलाया गया और ये सब हुआ। फिर एक बार तो ये हुआ था, देन इसके बाद जब 1907 में आपका सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद 1908 में जो है इनके ऊपर फिर मुकदमा चलाया गया था और मेंडली जेल भेज दिया गया था। तो 1914 तक जो है वो वहां पे थे, बाल गंगाधर तिलक। और विलियम जोन्स, विलियम जोन्स कौन थे? आपके ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाने वाले, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लिया हमने। बिपिन चंद्र पाल जो है वो भी वन ऑफ द ये ट्रायो थे, जो लाल बाल पाल में से एक थे, बिपिन चंद्र पाल। देन क्वेश्चन नंबर 20, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमेटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन काकोरी केस। काकोरी केस कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था, ठीक। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले वही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये सब लोग थे, सत्येंद्र नाथ सान्याल। सत्येंद्र नाथ सान्याल ने एक बुक भी लिखी थी, बंदी जीवन। इसके लिए चार लोगों को फांसी दी गई थी। एक राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, एक अशफाक उल्लाह खान को, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को। इन चार लोगों को फांसी दी गई थी। और इनको डिफेंड करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी। बाद में इसको भगत सिंह ज्वाइन करते हैं, तो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखते हैं 1928 में। देन क्वेश्चन नंबर 21 कि हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव, ये ईव है, ये आई नहीं है, ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन। तो इनको फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है, किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को। तो उन्होंने बोल दिया था कि अब मैं अपनी मदर का जो है मिल्क पीऊंगा, ये वाला मिल्क नहीं पीऊंगा, नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। फिर 22, हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइज, ठीक है। कंसोलेशन प्राइज किसने बोला था? ये बोला था एलन कैम्पबेल ने, ठीक है। कंसोलेशन प्राइज क्यों बोला था? देखिए, एक तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। और इसमें बहुत मिनिमम गेन हुआ था, जैसे कि ओनली सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाएगा, कि प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा कि जो वॉयलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को नहीं छोड़ा गया था। तो इसी चीज को लेकर विवाद रहता है कि इनकी गांधी जी की वजह से जो है वो भगत सिंह को फांसी हो गई थी। हालांकि ये एक अलग चीज है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है। आप एक भगत सिंह की बुक है, वाई एम एन एथिस्ट, ठीक है, उसमें एक लेटर लिखा था उन्होंने 22 मार्च को, फांसी से एक दिन पहले। वो लेटर पढ़िएगा आप, ठीक है, देन यू विल गेट टू नो हु वाज भगत सिंह। 23, who of the following had regarded the Karachi session of the Indian National Congress 1931 as pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity? ये किसने बोला था? मतलब चरम चरम बिंदु है महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी का कराची सेशन। क्यों? क्योंकि 1931 में हुआ था और ये हुआ था 28 मार्च को, स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इसको प्रिसाइड किसने किया था? इसको सरदार पटेल ने प्रिसाइड किया था। और ये 28 मार्च, डेट याद रखिएगा, 1931, 23 मार्च को ही फांसी हुई है और 28 मार्च को जो है वहां पे गए हैं ये, ठीक है, क्या नाम है, गांधी जी। तो उस समय जो है ये है। और उसको बोला किसने था कि पिनेकल है महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी का? ये है सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। देन क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, भगत सिंह ने इंडियन सोशलॉजिस्ट नहीं लिखी थी, ये लिखी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इन्होंने इंडिया हाउस बनाया था कहाँ पे? लंदन, लंदन में, ठीक है। अच्छा, द सोशलॉजिस्ट, इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। और द सोशलॉजिस्ट, ये ऐसे डांगे, ये कम्युनिस्ट थे एक। फिर सत्येंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन ऑब्वियसली। लाला रामचरण दास, ये ड्रीमलैंड। और भगवती चरण वोहरा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये भी भगत सिंह के साथ इंक्लूड थे, ठीक। भगत सिंह की बुक कौन सी है? वाई एम एथिस्ट, ठीक है, वो जेल डायरी को कंपाइल करके बनाया गया, उसको पढ़िएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बुक है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र बाबू की बुक है इंडिया डिवाइडेड। फिर ये इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ये किसकी है? ये दुर्गा दास की है। डीडी बसु जानते हैं ना, ठीक है, वही वाले डीडी बसु, तो उन्होंने लिखी थी ये बुक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, वो किसने लिखी है? वो रफीक जकारिया ने लिखी है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। राजेंद्र बाबू की एक बुक है, ऊपर देख लिया हमने, इंडिया डिवाइडेड। फिर एक इनकी बुक है लैरी कॉलिंस और डोमरिक, ये लेपेरी की। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि इसमें पीवाईक्यू पूछा हुआ है इनके ऊपर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनकी बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक, फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस की। फिर 27 क्या है? इसको इसको लिस्ट करना है। विनोबा भावे, भाई पहले वो थे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही।
फिर बाल गंगाधर तिलक इस इनमें से होम रूल लीग से रिलेटेड है। फिर अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान थी। सरोजिनी नायडू धरसना सॉल्ट ट्रेड किया था इन्होंने, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, ठीक है, यही हो गया ये आंसर। फिर सी का 4, डी का 3, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द पासिंग ऑफ द रिवोल्यूशन ऑन पार्टीशन on the meeting as the Congress committee of the Congress committee as surrender of nationalism in favor of communism? किसने बोला था ये? डॉक्टर किचलू ने बोला था ये, कि जो पार्टीशन के लिए मान गई है कांग्रेस, ठीक है, वो क्या है? सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेकेंडेड, सेकेंडेड मतलब उसका सपोर्ट किया था, मतलब फर्स्ट ये नहीं पूछ रहा है कि किसने प्रस्ताव दिया था, ये पूछ रहा है किसने उसको सपोर्ट किया था। सेकेंडेड द रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1947, ठीक है। वो गोविंद बल्लभ पंत ने उसको प्रपोज किया था, लेकिन सेकेंडेड पूछा था ना, तो ये सरदार पटेल ने किया था। जैसे आजकल बोलते हैं ना, वो मैसेज आता है व्हाट्सएप वगैरह पे, तो अगर सहमत होते हैं तो +1 लिख देते हैं, ठीक है, तो वो +1 जो है सरदार पटेल ने किया था। फिर 30 क्या है? द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड रॉयल असेंट 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली जानते हैं कि, अच्छा पहले इन्होंने बोला था कि 30 जून 1948 से पहले पहले जो है वो आज़ादी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज़ादी कब दी गई थी? जैसे हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 की। इसकी भी एक अलग कहानी है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है। ये माउंटबेटन की अलग कहानी है। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बहिनी दरबार अ मंथली न्यूज़पेपर बाय वुमेन एंड द वुमेन एंड फॉर द वुमेन इज पब्लिश, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। 7 वुमेन थी। दरभौरा इन रेवा मध्य प्रदेश, ये मैगजीन लेके आती थी, ठीक है, न्यूज़पेपर बहिनी दरबार। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन क्या बोला है? रिवर्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा, ये ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट वाली, मतलब जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, कृष्णा गोदावरी हो गया, ये बनाती हैं डेल्टा। और वेस्ट कोस्ट वाली क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं ये, ठीक। दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स, बिल्कुल शॉर्ट कोर्स में, क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है ना, वो जो वेस्ट कोस्ट में वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में बहती हैं, लेकिन जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो पूरा हिमालय को क्रॉस करके, जो हिमालय को पार करके आती हैं, फिर पूरा प्लेन्स में जाके बहती हैं, तो बहुत सारा सिल्ट लेके आते हैं अपने साथ। तो वो सिल्ट लाके जमा करते हैं, वही डेल्टा बनता है, ठीक है। और नीचे जाते जाते समुद्र के पास जाते जाते उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, तो वहाँ पे जो सिल्ट होता है उसको जमा कर देती हैं। बट ये जो रिवर्स होती है वेस्ट कोस्ट वाली, ठीक है, वो तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहती हैं। दूसरा, ऊंचाई से नीचे तरफ गिरती हैं, बहुत स्पीड में बहती हैं, तो वो थोड़ा बहुत मलबा अगर होता भी है उनके पास, तो वो बहा ले जाती हैं समुद्र में, तो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। देन द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। कौन सा पैटर्न होता है? डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक पैटर्न कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी वो निकल रहा है, मतलब आके जो है मिल रही है, तो गोदावरी नदी देखिएगा, उसकी भी ऐसी है, कहीं से भी आके कहीं से भी मिलती है, उसको डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। रेडियल पैटर्न क्या बोलते हैं? रेडियल पैटर्न मतलब होता है एक जगह से अलग अलग डायरेक्शन में नदियां निकलती हैं, जैसे अमरकंटक से, अमरकंटक है ये, अमरकंटक से इधर की तरफ सोन निकलती है, इधर की तरफ जो है कौन सी नर्मदा निकलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी ट्रेलिस होता है, वो 90 डिग्री पे आके मिलती हैं नदियां, ठीक है। ये 90 डिग्री पे आके जो है इसमें ट्रिब्यूटरीज वगैरह मिलती हैं। ये कहाँ होता है? ये जनरली जो हिमालयस वगैरह में होता है। फिर नेशनल वाटर वन वे किसको कनेक्ट करता है भाई? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ये करेक्ट है। बाकी जो दिया हुआ है सादिया से दुबरी, ये नेशनल वाटरवे 2 है। कोल्लम से कोट्टापुरम केरला में नेशनल वाटरवे 3 है। और काकीनाडा से पुडुचेरी ये नेशनल वाटरवे 4 है, मतलब लाइन से दिया हुआ है ये सारा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जैसे हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के लिए बनाया गया था, बट वो बांग्लादेश तो बाद में बन गया 1971 में, ईस्ट पाकिस्तान था। तो आज के समय बांग्लादेश का भी जो बाउंड्री है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। और उसको गार्ड कौन करता है? बीएसएफ गार्ड करता है। इंडिया चाइना के बीच की बाउंड्री क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है। और यूएस कनाडा को 49th पैरेलल, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को 38th पैरेलल, ठीक है। और इंडिया और अफगानिस्तान जो उस समय बना था, आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनकी बाउंड्री को क्या कहते हैं? डूरेंट लाइन, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी 1897 में, बैटल ऑफ सारागढ़ी वो इसी लाइन को लेके हुई थी। और आज के समय भी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पंगा है वो इसी लाइन को लेके है, ठीक है। फिर 36 क्या बोलता है? प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन में, ठीक है। शुगर केन के प्रोडक्शन में तो यूपी फिर महाराष्ट्र है, ठीक है, और कर्नाटका फिर हरियाणा है, लेकिन शुगर में महाराष्ट्र है।
फर्स्ट। फिर 37 देखिए, ये भी बार बार रिपीट है, बिरहोर तो बार बार मैंने बताया झारखंड में, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, टोडा जो है ये तमिलनाडु में है, इसको भी याद कर लीजिए। फिर सेंटिनलीज, ये तो ऑब्वियसली सब जानते होंगे, नॉर्थ सेंटिनलीज में जो है वो अंडमान निकोबार में है। फिर भूटिया जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। बिरहोर तो खासकर, बिरहोर और टोडा तो हर साल, ऑलमोस्ट हर साल पूछ रहा है, तो इसको जरूर याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ द साउथ एशिया। ये गलत है, पाकिस्तान नहीं है, ये भूटान है ये। ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज्ड जान के हैरानी होगी, लेकिन भूटान है। पाकिस्तान पे तो बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान अगर होता मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री जैसा इस ये क्लेम कर रहा आंसर, तो हैरानी होती। लेकिन भूटान है एक्चुअल में। ठीक है, इस पे भी हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि भूटान में तो जनरली ऐसा माना जाता है ना कि वहाँ पे वो है, बहुत गरीबी है, इतना जीडीपी को महत्व नहीं देते हैं, बट स्टिल साउथ एशिया में यानी सार्क देशों में, ठीक है, सबसे जो मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है वो भूटान है। हालांकि छोटी छोटी कंट्रीज में ज्यादा अर्बनाइजेशन की चांसेस ज्यादा होते हैं। इंडिया से बड़ी देश में जो है अर्बनाइजेशन अभी एज पर 2011 सेंसस करीब करीब 31% था। अब जो 27 वाला डेटा जब आएगा तो आइडिया लगेगा कि कितना है एग्जैक्टली, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, 39 और 40 क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट। ठीक है, वो यूरोप और अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक वाला जो है मोस्ट बिजिएस्ट है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट बिजिएस्ट कुछ होता नहीं है, बिजिएस्ट अगर बोल दिया तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी, तो मोस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार पूछता है कि हरिकेन, मतलब इन सब का नाम कहाँ है, विली विली जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, हरिकेन कहाँ बोलते हैं, हरिकेन जो है आपका यूएस वगैरह में बोलते हैं। टाइफून जो है वो आपका चाइना में, फिलीपींस में बगैयो बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी सब तो जनरली याद ही होता है सबको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर 41 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट यूरेनियम और डिपॉजिट। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान वगैरह में है, और ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी है। फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। ठीक है, देन आपका रशिया वगैरह होगा, देन कनाडा, मतलब नॉट नेसेसरी इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन कजाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तो टॉप टू में है। ठीक है, बाकी रशिया कनाडा भी एक बड़े प्रोड्यूसर हैं उसके यूरेनियम और के। ठीक है, और पाकिस्तान भी अभी डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प को चुरन दे रहा है कि हमारे पास भी रेयर अर्थ मेटल है। देन जापान इज नियर सेल्फ सफिशिएंट, जापान जो है कॉपर में सेल्फ सफिशिएंट है, बाकी और कोई मिनरल वहां पे ज्यादातर नहीं पाया जाता है। फिर ये पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेलवे लेंथ। ठीक है, इसमें से कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है। सबसे ज्यादा यूएस में है, देन सेकंड नंबर पे चाइना है, देन थर्ड पे रशिया है, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे कनाडा है, सिक्स्थ पे जर्मनी है। ठीक, ये ऑपरेशनल लेंथ में है उसकी रेलवे की। फिर 44 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन यूरेशिया। देखिए डाउन्स कहाँ होता है, डाउन ऑस्ट्रेलिया में होगा। वेल्स कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में है, ये बताया मैंने आपको। स्टिपीज जो है वो यूरेशिया में, ये यूक्रेन यूक्रेन के आसपास। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है इसका। और प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ है आपका, प्रेरीज जो है आपका नॉर्थ 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 अमेरिका में है। ठीक है, पंपास कहाँ है, पंपास आपका अर्जेंटीना में है, कैंपास ब्राजील में है, देन एक लानूज है कोलंबिया में, फिर सवाना है अफ्रीका, नॉर्थन अफ्रीका वाले एरिया में। फिर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 इनका आईयूसीएन स्टेटस को मैच करना है। ठीक है, तो आईयूसीएन स्टेटस जितने भी दिए हैं, गोल्डन लंगूर, डेजर्ट कैट, हुलॉक गिबन, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, सबका एंडेंजर्ड है। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है, इसका वल्नरेबल दिया, सबका एंडेंजर्ड है। फिर 46 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, देखिए लार्ज बॉडी साइज बिल्कुल है, लार्ज बॉडी साइज होगा तो आपका किसका किस लिए खतरा होगा, कि शिकारियों से खतरा होगा। नैरो नीश होगा तो भी खतरा होगा, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो भी खतरा होगा। ब्रॉड नीश है अगर आपका, ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है वो उसको काउंटर कर देता है। देन विच इज बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस कौन सा होता है, जो हॉट स्पॉट है वही बायोडाइवर्सिटी, कोई हॉट स्पॉट बनाए उसी को जाता है जो बायोडाइवर्सिटी रिच हो। ठीक है, 4 हॉट स्पॉट है इंडिया में, एक तो वेस्ट आपका हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय है, देन वेस्टर्न घाट्स है, और फिर अंडमान निकोबार। फिर टोटल 34 हॉटस्पॉट हैं दुनिया भर में। ठीक है, इंडिया में 4 हैं। तो टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी 33% होना चाहिए, और इंडिया का जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 वाली, उसमें भी 33% का टारगेट रखा गया था। और अभी जो 2023 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें करीब 25%, 25 पॉइंट समथिंग जो है वो क्रॉस हो चुका है। ठीक है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। ठीक है, तो ओनली फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मिला के।
फिर देखिए ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ओजोन डे जैसे मैंने याद किया कि मेरे बर्थडे के अगले दिन ओजोन आता है, तो 16 सितंबर को। फिर ग्रीन मफलर किसको बोलते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ से रोड से बिल्डिंग से बहुत तेज आवाज आएगी, तो यहाँ पे आप पेड़ लगा दीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे, ये तो एब्जॉर्व कर लेंगे, ये साउंड्स को कुछ हद तक एब्जॉर्व कर लेंगे, बिल्डिंग तक पहुंचने नहीं देंगे। उसी को ग्रीन मफलर बोला गया, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट है, ये नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए। फिर 51 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑब्वियसली ओशियन है, क्योंकि 70% तो लैंड पर ओशियन ही है, पानी ही है, ठीक है। तो 70% ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा। बाकी जो 30% लैंड है, ठीक है, बाकी जितने भी चीजें हैं, आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ठीक है, डेजर्ट है, वो सब इसी 30% में, तो ओशन ऑब्वियसली सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर मीथेन गैस किससे प्रोड्यूस होता है? ये भी बार बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये पैडी फील्ड से होता है, यानी धान के खेत से। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में पास हुआ था, ये भी कई बार करवा चुका हूँ ये, और पूरा याद किया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से, फिर वाटर एक्ट 1974, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ था 1977 में, फिर एयर एक्ट 1981, फिर ये 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, 1988 में जो है आपका फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, 1980 वाला जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, फिर आपका 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये सारे याद रखने हैं। और इसी के अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, हालांकि ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन इसी का यूज करके गवर्नमेंट इनको बनाती है, कोस्टल रेगुलेशन जोन और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। फिर 54 द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश, ये भी कई बार रिपीट किया है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका असली नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। बाद में इसको चेंज कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में, 1936 में हुआ था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसको जिम कॉर्बेट के नाम पे जो है रीनेम कर दिया। फिर एक नामदफा नेशनल पार्क, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए जाना जाता है, फ्लाइंग स्क्वायरल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दुधवा यूपी में है जैसे जानते हैं, और गुंडे नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में। फिर क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? देखिए एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली निकलता है आपका, गाड़ियों से निकलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है। फिर एक होता है स्मॉग, ये होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी दो अलग अलग पॉल्यूटेंट मिलके आपका बनाते हैं, तो वो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो, ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, SO2। बाकी सब जो है कहीं ना कहीं से मिलकर बनते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए राजा जी नेशनल पार्क एलिफेंट और टाइगर दोनों के लिए, पेरियार नेशनल पार्क हंगुल के लिए नहीं, हंगुल जो है वो आपका कहाँ होता है, कश्मीरी स्टैग, ये दशिगम नेशनल पार्क में, कश्मीर में, ठीक है। और पेरियार नेशनल पार्क टाइगर और एलिफेंट के लिए, मानस नेशनल पार्क ये भी टाइगर एलिफेंट के लिए, दुधवा नेशनल पार्क ये भी टाइगर एलिफेंट के लिए, ठीक है। तो गलत क्या है, पेरियार नेशनल पार्क। ओजोन जो है किससे प्रोटेक्ट करता है बायोस्फीयर को, अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। अच्छा ओजोन बनता कैसे है? देखिए ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, इस पे यूवी रेस पड़ते हैं, ठीक है, और ये तोड़ देता है दो हिस्सों में, नेसेंट ऑक्सीजन। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, वो O2 के साथ मिलके वो बनाता है O3। तो वो जो यूवी रेज हैं यही रेस्पॉन्सिबल हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ नेचर ने कैसे बनाया है, नेचर ही प्रोटेक्ट करता है, नेचर ही बिगाड़ता है, नेचर ही प्रोटेक्ट करता है। अच्छा एक और रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं, उसमें जो प्लांट्स हैं, उनकी हाइट बढ़ने लगी है, मतलब दे आर सिक्वेस्टरिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगेन अगेन जो नेचर है, ठीक है, वो भी इवॉल्व होता है टू चीजों से लड़ने के लिए, पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ठीक है, नेचर भी इवॉल्व हो रहा है। फिर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से क्या है? देखिए सीवेज जो है बायोडिग्रेडेबल है, बाकी मरकरी, मरकरी से क्या होता है, मीना माटा डिजीज, और मीना माटा कन्वेंशन भी है इसके अगेंस्ट। एस्बेस्टोस क्या होता है? एस्बेस्टोस जो है अगर गांव में देखा, कटरैन होता है, जो है ना वो, तो वो किससे बनता है, एस्बेस्टोस से बनता है, ठीक है। कटरैन बहुत लोग नहीं समझेंगे, लेकिन गांव वाले लोग जो हैं वो समझेंगे, मतलब पूर्वांचल साइड के जो लोग होंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ, टीन टीन होता है ना, टिन टिन जैसा, वो उसी शेप में होता है, ऐसे शेप में, जो छतों पे ढलाई होती है, लेकिन एक्चुअली टिन नहीं होता है, वो किससे बनता है, देखने में लगता है कि वो है कंक्रीट है आपका, लेकिन वो एक्चुअली में बनता है इससे, एस्बेस्टोस से, बहुत हानिकारक होता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। 59, बायोडायवर्सिटी मीन, अच्छा अगर आपको समझ में आया कटरैन क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कटरैन, और ये भी मेंशन करिएगा पूर्वांचल में कहाँ से हैं आप। फिर बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसका मतलब होता है बायोडायवर्सिटी।
फिर 60 क्या बोलता है, पार्क और स्टेट को मैच करना है। दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हमने देखा था, कहाँ है, कश्मीर में दचिगम। किसके लिए, किसके लिए, कश्मीरी स्टैग के लिए, हंगुल के लिए। केवला देव, ठीक है, ये राजस्थान में है। ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और आपका ये रामसर साइट भी है और मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में भी है। कान्हा नेशनल पार्क जो है ये फिर डियर के लिए फेमस है मध्य प्रदेश में। पेरियार जो है ऑब्वियसली केरल में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 2। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, सी का 1, डी का 3। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को देखते हैं। 61, by which one of the following act was the by which one of the following act was the federal court in India created? ठीक है, किससे किया गया था, 1935 के एक्ट से क्रिएट किया गया था। ठीक, और 1919 के एक्ट से यूपीएससी क्रिएट किया गया था, 1926 में बना था। ठीक है, किसके, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, ली कमीशन। ठीक, और बाकी और कौन सी कमिटीज थी जो इस यूपीएससी वगैरह के लिए, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए, एंगलिस्टन, इंग्लिस्टन और ली, ईआईएल। ठीक है, ऑल इंडिया लीग करके याद कर सकते हैं। फिर 1909 में ऑब्वियसली जानते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म था, उसी में जो है आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह दिए गए थे। फिर 62 द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन था, बेनिकल नरसिंह राव। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ये आपके वो थे फर्स्ट इंटरिम जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। फिर इनमें से कौन पूछा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे जानते हैं कि वो अम्बेडकर साहब ने हेड की थी। ठीक है, और उसमें एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तो फर्स्ट और थर्ड थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस कमेटी का पार्ट नहीं थे। ठीक है, टोटल 7 लोग थे। एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिमसेल्फ एज चेयरमैन, और बाकी अदर 6 मेंबर में के एम मुंशी, मोहम्मद सदउल्ला, फिर अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर गोपाल स्वामी अयंगर, फिर बी एल मित्तर और डीपी खेतान। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो फर्स्ट चेयरमैन थे। 9 दिसंबर को इनको बिठाया गया था, और फिर 11 दिसंबर को परमानेंट राजेंद्र बाबू को बना दिया गया था। फिर अगेन देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में हुआ है, तो इसमें दिया दिया नहीं है केशवानंद भारती केस 1973, कब, 24 अप्रैल को इसका जजमेंट आया था। और उस समय की या अभी तक का भी सबसे हाईएस्ट बेंच बैठी है इसी में, 13 जजों की बेंच। ठीक है, 13 जजेस की बेंच अभी तक की हाईएस्ट है, लेकिन उस समय 13 ही जज हुआ करते थे, तो जितने जज थे सब उस बेंच में बैठे थे। ठीक है, तो आज तक की सबसे हाईएस्ट जजों की बेंच जो है वो ये है। इससे पहले कौन सी थी, गोलकनाथ केस थी, उसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी। देन 65 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40 में है, डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल है ये। ठीक है, 51 का इंटरनेशनल पीस के लिए है। ठीक है, 48 किसके लिए है, ये काउ स्लॉटरिंग के लिए है, और 48 ए जो है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फिर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इसमें कौन सी है, दिल्ली है। दमन एंड दीव का एरिया करीब करीब ये 20 20 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। पुडुचेरी का भी यही है, और चंडीगढ़ करीब 100 120 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन दिल्ली जो है वो मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर 67, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितना, 14 दिन का होता है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 के तहत। अगेन देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितने लोग होते हैं, मतलब क्या क्या कंसिस्ट होता है, ये आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। इसमें आपके राष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा होगा, लोकसभा, बस। वाइस प्रेसिडेंट इसका पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट किसको प्रिसाइड करते हैं, चेयरमैन होते हैं वो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। और ये दिया किसमें, 79 आर्टिकल में दिया है। फिर 69 क्या बोलता है, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी जान लेते हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो है पहली बार लाया गया था, और 1921 में पहली बार बनी थी। ठीक है, पब्लिक चेयरमैन ऑफ अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, और ये जो कैग होती है, कैग की रिपोर्ट को जो एनालाइज करते हैं, इसलिए उसको पोस्टमार्टम कमेटी बोलते हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और स्पीकर जो है इसके जो लोकसभा के होते हैं वो इसके चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं। फिर 70th क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। जॉइंट सिटिंग का होता है पहले 108 आर्टिकल में होता है। ठीक है, उसको समन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट समन भेजते हैं। और उसको प्रिसाइड कौन करेगा, पहले तो स्पीकर होंगे तो स्पीकर करेंगे। ठीक है, अगर वो एबसेंट हैं तो जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो, नहीं तो
जो आपके डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो चेयरमैन कभी नहीं करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर 71 क्या है? 71 का क्या है? 71 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। देखिए फिनांस कमीशन आर्टिकल 280 में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में है, ये भी है। इलेक्शन कमीशन 324 में है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 72 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट हैज अ टर्म ऑफ 5 ईयर। पहली बात तो ये 6 ईयर होता है, और इसका अपना टर्म नहीं होता है, राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है। टर्म किसका होता है? इंडिविजुअल मेंबर का, ठीक। फिर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये देखिए कि अभी तो 1/3 है, 6 साल का अपना कंप्लीट करके जाते हैं, लेकिन जब 1952 में बना था पहली बार राज्यसभा, तो 2 साल के बाद किसको रिटायर किया गया था? वो लॉटरी बेसिस पे 1/3 मेंबर जो है लॉटरी बेसिस पे रिटायर हुए थे। फिर उसके बाद 1/3 मेंबर, फिर अगेन लॉटरी बेसिस पे, उसके बाद वो पैटर्न जो है बन गया, कंप्लीट हो गया। फिर मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 25, नहीं, ये 30 ईयर्स होता है इसका। और 25 किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए होता है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 ओनली। फिर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग लेटर टू राष्ट्रपति को, जो वो देते हैं जज। फिर इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा देखिए, एक होता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनको तो जो है पार्लियामेंट ही रिमूव करेगी, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो अदर इसके अंडर में 2 लोग होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द एडवाइस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये 268 से 293 आर्टिकल में दिया हुआ है, इसको बस याद कर लीजिए, कुछ नहीं। 76 क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? पहले होते थे, 2 होते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 104th अमेंडमेंट से, अब नहीं होते। फिर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट कनेक्टेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखिए एलएम सिंघवी कमेटी ये भी है, अशोक मेहता कमेटी 1977 ये भी है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ये भी है, ठीक है। एलएम सिंघवी कमेटी है, फिर एक थंगटन कमेटी है, और एक GVKR राव कमेटी, ठीक है। ये सारी रिलेटेड है किससे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। लेकिन PVN राव, ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है। देन 78 क्या बोलता है? अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी इफ, ठीक है, रीजनल पार्टी मतलब स्टेट पार्टी, अगर उसको 6% वोट मिल जाए, या तो स्टेट में, लोकसभा में लड़ते हुए, या असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, तो होता है। और 4 स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी बन जाती है, तो नेशनल पार्टी का टाइटल मिल जाता है, ठीक है। और भी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि ये याद जरूर याद रखना है, क्योंकि जो लेटेस्ट नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो इसी क्राइटेरिया के तहत जो है नेशनल पार्टी बनी है। कैसे? तो 4 स्टेट्स में वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो गई, ठीक है। किस किस में? गुजरात में, दिल्ली में ऑब्वियसली, फिर पंजाब में, ठीक है, और फिर गोवा में। फिर 79, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड, ठीक है। देखिए पहला क्रिएट हुआ था 1953 में, ये हुआ था, ठीक है। फिर 1960 में जो है वो आपका ये हरियाणा हुआ, पंजाब से अलग, ठीक है। उसी साल हालांकि हिमाचल प्रदेश भी अलग हो गया था उसी साल, लेकिन हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, इसको जो उसका टाइटल दिया गया था, ये आपका स्टेट का टाइटल बाद में दिया गया था, ठीक है। सॉरी, नॉट हरियाणा जो है 1966 में, वो 60 में गुजरात और बॉम्बे अलग हुए थे, बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, ठीक है। सिक्किम जो है वो 1975 में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है उसको टाइटल कब दिया गया? ये 1971 में जो है इसको यूटी से बनाया गया था कंप्लीट स्टेट, ठीक है। 1966 में जो हरियाणा बना था, और ये 1971 में बना था, ठीक है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका हो जाएगा 1324 बी। फिर ये 1975 है, 1979 नहीं है। 80th क्या है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान, इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल रिक्वायर, ये हालांकि पुराना डेटा होगा, इसको नहीं याद रखना है, 1,000 बिलियन था उस समय, कि 12th 5 ईयर प्लान वो द लास्ट 5 ईयर प्लान, और उसी में जो है 12th 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट 11th 5 ईयर प्लान में बात की गई थी। फिर 81, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये नुक्स ने दिया था, ठीक है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में क्या है? देखिए अगर आप, इफ यू आर पुअर, ठीक है, तो आप न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाएंगे,
न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो नहीं ले पाएंगे, एजुकेशन जो है प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। ठीक। तो आप जो है वो अच्छा परफॉर्म, जॉब नहीं अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मतलब आप जो है यू विल अर्न लेस, तो अगेन आप पुअर बन जाएंगे, तो वही विशेष साइकिल है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या है, न्यूट्रिशन एजुकेशन वाला जो कम से कम है, एजुकेशन हेल्थ वाला जो है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए, फ्री फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ प्रोवाइड करे, तब जाके जो पुअर है वो इस विशेष साइकिल से बाहर निकल सकता है। फिर 82 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। देखिए वो प्लानिंग कमीशन करता है, और अब के समय नीति आयोग। देखिए विजन 2020 फॉर इंडिया, ठीक है, ये इनकी बुक थी, क्या नाम है, कलाम साहब की बुक थी, कि 2020 में इंडिया को कैसे डेवलप्ड बनाया जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड था ये। फिर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, बिमल जलान कमेटी। देखिए बिमल जलान पैनल वैसे बहुत बार बना है, बिमल जलान वैसे तो इसमें ये है कि ये है नए बैंक के लाइसेंस के लिए भी बिमल जलान कमेटी बना था, और आरबीआई का सरप्लस जो है वो कैसे ट्रांसफर किया जाए गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके लिए भी जो है बिमल जलान कमेटी बनी थी। ठीक। देन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010। ठीक है, थीम पुराना हो गया, आप तो ये चेंज कर रहे हैं इसको, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्राइसम, देखिए ये मैंने कई बार बताया, ट्राइसम ये बीपीएससी में भी आया है, और इसमें भी यूपीपीएससी वाले पेपर में भी बताया था मैंने। इसका क्या है, रूरल डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 1979 में लॉन्च हुआ था। बीपीएससी में ये कई बार जो है वो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आता है, ट्राइसम है, मनरेगा है, हालांकि यूपीपीएससी में भी आता है, तो इसको याद रखिएगा, 1979 में था ये। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये नबार्ड के अंडर में बनाया गया था। फिर एक और यूआईडीएफ भी बनाया गया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, वो भी नबार्ड के अंडर में बनाया गया। फिर 88, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, 2009 में आया था, 2001 में आया था ये वाजपेयी साहब की सरकार में। उसके बाद जो है आपका ये नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, ये 1988 में था ये। ठीक है, तो बहुत पुराना है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो साक्षर भारत जो है वो 2009 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में। ठीक। देन 89, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ये किस लिए था, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए था। मिल्क प्रोडक्शन, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, कुरियन जोसेफ। ठीक है, ये सॉरी कुरियन जोसेफ नहीं, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। ठीक। फिर फिशरी जो है ब्लू रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर जो है ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक। बाकी येलो रेवोल्यूशन भी था। ठीक है, फिर गोल्डन रिवोल्यूशन भी था। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। देन एबीसी इंडेक्स, देखिए ये भी आ चुका है 2-3 बार। एबीसी इंडेक्स किसके लिए, हेल्थ के लिए है। फिर हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर देयर इन एजेंडा 21, ये 4 एग्रीमेंट हैं। ये कब आया था, 1992 में। यूएन जो रिवॉर्ड समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन के अंडर में, उसमें आया था एजेंडा 21 निकल के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है ये। ठीक है, और कौन सी चीजें निकल के आई थी उस समय, यूएन एफ ट्रिपल सी, ठीक है, जिसके कॉप होते हैं आज के समय, मतलब कॉप तो वैसे सबके होते हैं, लेकिन इसके कॉप ज्यादा जाने जाते हैं। फिर यूएन सीबीडी, फिर यूएन सीसीडी, फिर एक जीईपी आया था। ठीक है, किसके लिए, फंडिंग के लिए। और एजेंडा 21, ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो है, महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई थी 1992 में अर्थ रिवर समिट में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो 2011 में, ठीक है, कौन सा था, ये था आपका, अच्छा वैसे ये तमिलनाडु, वैसे कौन सा था, केरला था। 1084 था उनका। ठीक है, मतलब 1084 फीमेल पर मेल, लेकिन अगर इसको फीमेल मतलब आउट ऑफ 1000 फीमेल कितने मेल हैं, तो 920 पे निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब ये रिवर्स उल्टा वो है। फिर 93, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वो गाजियाबाद में, ऑब्वियसली दिल्ली के पास में है, तो वहीं पे होगा। फिर एज पर सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है, किसमें, हरियाणा में है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो भी है, और वैसे भी सेक्स रेशियो सबसे लोवेस्ट है हरियाणा का। फिर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। साउंड वेव जो है कहाँ ट्रेवल नहीं करती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती हैं, सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में करती हैं, फास्टेस्ट। फिर व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, सोलर सेल्स ऑब्वियसली।
फिर टू लुक टोटल इमेज ऑफ अ पर्सन द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो हाफ होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए। किसकी? आपकी हाइट की हाफ होनी चाहिए। फिर 90, एयर प्रेशर इज लोवेस्ट इन, एयर प्रेशर किस में लोवेस्ट होगा? देखिए एयर प्रेशर टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना प्रेशर। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस में होता है? समर में होता है, तो ऑब्वियसली प्रेशर लोवेस्ट किस में होगा? समर में होगा। फिर स्लीप एपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल, ठीक है, वॉक ड्यूरिंग स्लीप नोइंग व्हाट शी आर डूइंग, नहीं, पता ही नहीं लगता है ना। स्लीप विद आई, ये आईलिड्स हाफ ओपन, ये होता है मेरे ख्याल से। नहीं सॉरी, ये भी नहीं होता है। ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप, सॉरी ये होता है। इसके बारे में मुझे भी नहीं आइडिया था, तो इसके बारे में नई चीज इंफॉर्मेशन पता लगी है, हालांकि मैंने पढ़ा था और भूल गया था। इसको याद रखिएगा। स्लीप एपनिया का मतलब क्या है? आप ब्रीदिंग मतलब सोते समय आपकी सांस रुक जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सोते समय सांस रुक जाती है, एकदम अचानक से आंख खुलती है तो फिर सांस आती है, तो ये स्लीप एपनिया में के दौरान होता है। 100 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल विल कैथ लैब, कैथ लैब किस में होगा? ये कार्डियोलॉजी में, ठीक है, दिल से रिलेटेड उसमें कैथ लैब होता है। फिर सेरेब्रल पैल्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन, ये स्मॉल चिल्ड्रन में होता है। ठीक, ये इसमें जो आपका मसल मूवमेंट वगैरह अफेक्ट होता है, मसल मूवमेंट और मसल टोन पोस्चर। फिर सम मरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एमिट लाइट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। फिर मिनोपॉज के बाद किस हार्मोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है? देखिए मिनोपॉज जो सेक्सुअल हार्मोन होता है, मेल में तो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो मिनोपॉज के बाद वो उसका प्रोडक्शन रुक जाता है। फिर 104, इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी द ब्लड वेसल, ठीक है, ये आर्टरी बाईपास सर्जरी में जो वीन फ्रॉम द लेग ये भी चल जाता है, वीन आर्टरी फ्रॉम द फोर आर्म ये भी चल जाता है, आर्टरी फ्रॉम द मेमोरी रीजन ऑफ द चेस्ट ये भी चल जाता है। ठीक है, यही तीन चलते हैं, तो एनी ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। देन बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग इज अ रिसेंट सर्जिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, नी जॉइंट्स के लिए होता है बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग। फिर देखिए ये कितने बार आया? विटामिन B12 कोबालामीन कहते हैं इसको, तो कोबाल्ट होता है उसमें। हीमोग्लोबिन में जो है वो क्या होता है? आयरन। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। फिर ब्रास जो है वो कॉपर और किसका बनता है ब्रास? पीतल को कॉपर और जिंक का बनता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज किसका बनता है? कॉपर और टिन का बनता है। फिर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव मैटर? देखिए TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ये है, ये सबसे खतरनाक है। फिर डाई नाइट्रोग्लाइसरीन ये भी है। फिर उसके बाद साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राई नाइट्रामीन ये भी है। फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये आपका एक्सप्लोजिव मैटर नहीं है, ठीक है, एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है। क्लोरोफॉर्म अगर जानते होंगे तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है। फिर उसके साथ ये खत्म होता है, फिर बाकी और किसमें इंपॉर्टेंट कुछ मार्क किया है वो देखते हैं। देखिए नालंदा प्रोजेक्ट माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने नालंदा नाम के जो है लाइब्रेरीज बनाई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रीन इंडेक्स किसने डेवलप किया है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। फिर 12 5 ईयर प्लान के दौरान ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिश फार्मिंग कितना था? वो था 4% था। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान सबसे लास्ट वाला प्लान था जो। और कुछ इसमें है तो मार्क किया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो ये देखिए, हालांकि ये देखिए क्वेश्चन, अभी 2024 के इलेक्शन के दौरान भी ये आया था कि कौन सी ट्राइब ने पहली बार वोट किया, वो शोम्पेन ट्राइब थी, 2014 में भी दे रहा है। ठीक है, गजब है। फिर और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ ये है, व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली साउथ ईस्ट एशिया को डिक्लेयर किया था पोलियो फ्री? ठीक है, कब किया था? 27 मार्च 2014 को, ठीक, और इंडिया को भी 2014 में ही डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री। ठीक, फिर ये देखिए, ये उस समय का प्रोटेम स्पीकर कौन थे 2014 इलेक्शन में, वो पूछा हुआ है, लेकिन वो हमारे हमारे काम का नहीं है। अभी जो 2024 के इलेक्शन में, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जनरली किसको बनाया जाता है? जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, तो भरत रुहारी महताब, भरत रुहारी, ठीक है, मेहताब को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। फिर ये देखिए, रियल नेम ऑफ गुलजार मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 में दिया गया था, ठीक है, तो उनका रियल नेम तो संपूर्ण सिंह कालरा था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2025 में मोहन लाल को दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये याद रखिएगा।
फिर होमी भाभा प्राइज, ठीक है, ये ऑब्वियसली होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में जो है उनके नाम पे प्राइज दिया जाएगा। देन द बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, ठीक है, किसने लिखी थी? ये नीलांजन मुख्योपाध्याय। फिर नीरी, नीरी का कहाँ लोकेटेड है? नागपुर में लोकेटेड है। देन 143 द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है। फिर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन क्या करते हैं? वो स्किन को करते हैं, ठीक है, तो डर्मल जो कैंसर होता है उसको कहते हैं स्किन वाला कैंसर। इसलिए याद है वो पाउडर जो बना है डर्मी कूल, तो डर्मल जो है वो स्किन से रिलेटेड जो चीज है डर्मल उसको कहते हैं। फिर देखिए 145 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश, देखिए माइका नहीं होता है, बिहार में माइका होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। फिर अभी के समय देखिए एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का 25.43% कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का 28.35% है, और टर्शरी सेक्टर का करीब 45 से 47% कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर अब देखिए कि 2011-12 में तो उत्तर प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट था, अभी भी मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश ही हाईएस्ट है, और टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ इस बार? 239 मिलियन टन। फिर ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखिए बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में है, संत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हरदोई में है, यही करेक्टली मैच्ड है, और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में है ये। ठीक है, और कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं उत्तर प्रदेश में? 9 होते हैं, बिहार में 3 होते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क और एआई सिटी कहाँ बना है? लखनऊ में, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ 2014 का पेपर भी खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2013 का पेपर कवर करेंगे, और क्विक रीजन सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।